स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज का मेरा जो टॉपिक है इतिहास से क्लास 10 के पार्ट 3 से है। इतिहास के क्लास 10 के जो पार्ट 3 है, अध्याय 3 है, उसमें कहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर के बारे में हम अच्छे से क्विक रिवीजन करेंगे। चैप्टर में क्या क्या हुआ है पूरी चीज देखने को अब समझने को मिलेगी आपको। मेरा चैनल जो है कि स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग को अधिक से अधिक वीडियो को एक्सेस करने का मौका मिल सके। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अध्याय 3 है इतिहास का। यह इतिहास का अध्याय 3 है, क्लास 10 का, क्लास 10th का है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण या भूमंडलीकृत विश्व की प्रक्रिया का एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है। प्राचीन काल से ही एक दूसरे के बीच यात्राएं, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है। यहाँ तक कि विभिन्न बीमारियों का भी प्रसार भी एक स्थान से होता रहा है, और जो कि केवल मनुष्यों लोगों के साथ साथ जानवरों के भी कारण हुआ है। ठीक, सिल्क मार्ग को ही सिल्क रोड कहा जाता है। इस मार्ग में चीन में बना सिल्क या रेशम दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन मार्ग ने व्यापार तथा धर्म व संस्कृति के प्रसार माध्यम से विश्व को जोड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे सब। कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के साथ साथ ही आलू, सोयाबीन आदि खाद्यान्न पदार्थ यूरोप और एशिया पहुंचना शुरू हो गया। यानी जब आलू जो था, सोयाबीन था और कोई भी और खाद्य पदार्थ थे, यह पदार्थ जो था कोलंबस जब अमेरिका पहुंचता है, अमेरिका की खोज में अमेरिका पहुंचता है, तो वहां पर ये सब चीजें एशिया, यूरोप में पहुंचना शुरू हो गया। यूरोप और आयरलैंड के जनजीवन पर आलू का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि जब 1840 ईस्वी के दशक में मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो जाती है, जब आलू की फसल खराब हो जाती है कोई बीमारी के कारण, तो आयरलैंड की जो लाखों लोग होते हैं भूखमरी के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। यानी इतनी प्रभावित कर दिया था आलू के, अगर आलू की फसल खराब हो जा रही थी तो लोगों का जीना बहुत दुश्वार हो जा रहा था। इतनी खतरनाक आलू देखने को मिला आयरलैंड में। अब आते हैं आगे। पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं के विजय अभियान के समय उनके साथ बीमारियां का वैश्विक प्रसार भी हुआ। उनके पास किसी भी प्रकार की परंपरागत हथियार तो नहीं थे। उनके साथ चेचक की कीटाणु भी अमेरिका पहुंचा और इन बीमारियों के प्रकोप से वहां लाखों लोग मरे। यानी देखिए, पुर्तगाली जो स्पेन सेना के विजयी अभियान चलाया था, उस समय बीमारियां जो था वैश्विक प्रसार हुआ। यानी धीरे धीरे जो कि बीमारी था वो बढ़ता चला गया, फैलता चला गया। इसी प्रकार जो है कि कीटाणु जो था, चेचक की कीटाणु, अमेरिका पहुंचता है और इनका इतना प्रकोप रहता है चेचक की कीटाणुओं का कि लाखों लोग क्या हुई, मृत्यु हो गए, मर गए। इससे उनकी जीत का रास्ता और भी अधिक आसान हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि उनके साथ हुई बीमारी या वैश्विक प्रसार अमेरिका क्षेत्र के उपनिवेशीकरण में सहायक हुआ। 8वीं शताब्दी है, ये देखिए 8वीं शताब्दी, जब चीन और भारत संसार का सर्वाधिक धनी देश माने जाते थे। 18वीं शताब्दी में जब चीन और भारत संसार के सर्वाधिक धनी देश माने जाते थे। इसके बाद यूरोप विश्व व्यापार का केंद्र बन गया। उसके बाद जो है यूरोप विश्व व्यापार का, यानी विश्व के देशों का एक केंद्र बन गया है व्यापार के मामले में। और शास्त्री ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरह की एक दूसरे से संबंध गतिविधियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनका
लोगों के जीवन पर विशेष प्रभाव रहा। इनमें पहला प्रभाव व्यापार होता है, दूसरा जो प्रभाव है श्रम होता है, और तीसरा जो प्रभाव होता है पूंजी होती है। यानी कि जो कि है, इसे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो कि अर्थशास्त्री व्यापार के विनिमय की 3 तरह का बात बताए हैं, जो कि संबंध बताए हैं, गतिविधियां बताए हैं, उल्लेख किया है। जो कि सबसे पहला क्या था? सबसे पहला होगा आपका प्रवाह व्यापार, प्रवाह व्यापार, और दूसरा जो है फर्स्ट है, दूसरा है आपका श्रम का, प्रवाह श्रम, प्रवाह श्रम। श्रम। और जो तीसरा है वो तीसरा है पूंजी, प्रवाह पूंजी, प्रवाह पूंजी। ये 3 याद रखिएगा। ये अंतरराष्ट्रीय जो है कि आर्थिक विनिमय के 3 प्रकार हैं। हालांकि प्रश्न उत्तर का जिक्र में जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं अगले इसका वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप लोग अच्छे डिटेल में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आप है कि थ्योरेटिकली चीजें समझना जरूरी है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना या किस प्रकार का चैप्टर है, इसमें क्या क्या पूछ रहा है, क्या है। अगर ये पढ़ लेंगे तो आप पेपर में जब आपका होने वाला है 11 मार्च को है, तो इसमें अच्छे से आप लोग लिखने का भी प्रयास करेंगे और लिख भी पाएंगे, जिससे आपका नंबर अधिक प्राप्त होगा। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन स्वरूप को परिवर्तित करने में अनेक परिवर्तन सहायक हुए। उसके साथ साथ जो है कि ब्रिटेन सरकार ने भी ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति के सशक्त बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। यानी कि जब वहाँ पे ब्रिटेन की जो सरकार की आर्थिक स्थिति जब खराब होने लगी, तो उसको सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे थे। सबसे पहला क्या किया गया? ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के आधार पर पाबंदी लगाई गई उन्हें कारण ला कहा गया। याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है कारण ला किसे कहते हैं। यानी कि आप मक्का मतलब मकई मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि मक्का का आयात, यानी कि मक्का के जो आयात होती थी उस पर क्या लगा दिया गया? पाबंदी लगा दिया गया। और इसी पाबंदी लगाने के लिए कानून पास किया गया। उसी कानून को कहा गया, कानून के आधार पर ही पाबंदी लगाई गई थी और इसी को ही कहा गया कारण ला। ठीक, अब आते हैं आपका 1890 ईस्वी तक वैश्विक कृषि व्यवस्था का उदय हो चुका था और उनके फलस्वरूप संसार के देशों में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। भोजन हेतु खाद्य पदार्थ के साथ ही कपास, रबर, अन्य उत्पादनों में विश्व व्यापार की भी वृद्धि हुई। पंजाब के जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं, कपास, खेती हेतु कैलान, कॉलोनी, नगर बस्ती से बोलते हैं, नहर बस्ती बोलते हैं, बनाई गई। इनके कनाल कॉलोनी में उन मजदूरों को बसाया गया जाता था जिन्हें खेतों, नहर निर्माण आदि के काम में लगाया जाता था। यूरोप की शक्तियों में देश अफ्रीका के विशाल क्षेत्र और वहां के खनिज पदार्थ को देखकर वहां आकर्षित हुए। उन्होंने एक एक करके अफ्रीका के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी चैप्टर में देखने को भी मिलेगा क्या, जो कि अफ्रीका का विशाल जो क्षेत्र था खनिज पदार्थों को देखकर, यानी खनिज पदार्थ के आकर्षित होकर कि खनिज पदार्थ कितना अच्छा है अफ्रीका में, यहाँ पर धीरे धीरे क्या करने लगे, कब्जा होने लगा। यहाँ तक कि 1885 ईस्वी में बर्लिन का बैठक में यूरोपीय देश ने अफ्रीका के मानचित्र पर लकीर खींचकर उसका आपस में बंटवारा कर लिया। इस प्रकार यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका का गुलाम बना। यानी दूसरे का जमीन सब कुछ हो, लेकिन अपने वहां पर बैठ के यूरोपीय कंट्रियां और खुद से नियम कानून बना लिए कि कहें कि आपका जो है कि इधर से भाग इतना आपका रहेगा, आप व्यापार करेंगे, इधर से हम रहेंगे। यानी कि किसी और का हो जमीन, लेकिन उसमें दूसरा कोई अपना आधिपत्य जमाए।
उसी प्रकार से देखने को मिला गया 1885 ईस्वी में बर्लिन में बैठक होती है, और बैठक होगी तो अफ्रीका का जो मानचित्र लकीर खींच देगी, मानचित्र पर बनाया गया, देखिए फलाना जो रहेगा आपका इलाका आपका रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा। इसी प्रकार यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका पर गुलाम बनाना शुरू कर दिया, बना लिया। अब आते हैं अफ्रीका में 1890 के दशक में रेडफेन पेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैल गई। अब देखिए बीमारी भी फैलने लगी, प्राकृतिक के रूप से भी क्षति होने लगी, प्राकृतिक के रूप से भी। मवेशियों में, मवेशी मतलब कि जो कि जानवर होते हैं उनका पालन पोषण होता है, उसी को मवेशी बोलते हैं। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली यह बीमारी 1892 ईस्वी में अफ्रीका और अटलांटिक तट तक जा पहुंची। इस बीमारी ने अनेक रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों की मौत की नींद सुला दी। यानी यह बहुत बड़ा जो था मवेशियों के साथ दुर्घटना देखने को मिल गई कि 90% जो मवेशी थे, 90% मवेशियों की जो है कि मृत्यु हो जाती है, मौत की नींद में सो जाते हैं। 1892 ईस्वी सन याद रखिएगा। अफ्रीका के अंटार्कटिक तक फैल जाता है, धीरे धीरे देखने को देखते अफ्रीका से अंटार्कटिक तक तो पहुंच जाता है। इस बीमारी के आने वाले जितने भी है 90% की जो मवेशियां थे उनको भी मौत की नींद सुला देता है। उसके बाद भारत के लाखों मजदूर ने भी अनुबंधन के तहत अपना देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। अनुबंधित श्रमिकों को बाहर के देशों में ले जाने के लिए उनकी भर्ती एजेंटों के द्वारा की जाती थी। ये एजेंट लोगों को अनेक प्रकार के झूठ बोलकर उन्हें भड़काते थे। अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा भी कहा जाता है। अनुबंध समाप्त हो जाने के उपरांत भी अधिकांश श्रमिक उन्हीं देशों में बस गए। भारत में इन नई दास प्रथा का विरोध हुआ और अंततः उसकी समाप्ति की गई। देखिए अब जाहिर सी बात है, भुखमरी जब धीरे धीरे फैलने लगती है, जब भुखमरी फैलने लगती है तो भारत के जो भी मजदूर रहते हैं वह अनुबंध मतलब कि एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होने का आशय यही है कि हमारे देश से यानी भारत देश जितने मजदूर थे किसी दूसरे देश में जाएंगे, और एग्रीमेंट होता था कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 2 साल के लिए आप जो है वहाँ पे काम करेंगे, उसके उपरांत ही वापस आएंगे। और जो वहाँ पे एजेंट लोग होते थे जो कि श्रमिकों को, मजदूरों को ले जाते थे, वो बहुत झूठे छोटे वादे करते थे कि आपको ये सब मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी, वो मिलेगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता था। अनुबंध व्यवस्था को ही दास प्रथा कहा गया और इसका समाप्त होने के अधिकांश श्रमिक उन्हीं, और जब ये समाप्त होता था अधिकांश श्रमिक जितने भी मजदूर लोग होते थे वो दूसरे देश में यानी उसी देश के निवासी बन जाते थे, उसी देश में बस जाते थे। भारत में इस नई दास प्रथा का विरोध हुआ और यह सफल भी प्राप्त होती है, यानी जो किसी इसको समाप्त भी किया जाता है, जो विद्रोह होता है, विरोध होता है इसका। तो अब आते हैं 1914 और 1918 के बीच की बात। ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ चैप्टर में है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच विश्व की शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके समाजवादी इरादों के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यानी अब प्रथम विश्व युद्ध होने लगा है 1914 ईस्वी से लेकर 18 तक। ये डेट याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो कहोगे 1914 से स्टार्ट हुआ था 1918 तक, इसे याद रखिएगा। अब यही जब स्टार्ट होता है 1914 से 18 के बीच में, जो कि देशों के आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और समाजवादी इरादे के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यह मानव जो था सभ्यता के इतिहास का भीषण युद्ध कहा जाता है। सभ्यता के, देखिए याद रखिएगा, सभ्यता के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के मारक हथियारों आदि का प्रयोग किया गया। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व की भारी तबाही हुई। लाखों लोग मारे गए, उनके कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मारे गए असंख्य लोग घायल हुए। इन युद्ध के न केवल यूरोप पर वरन समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डाले। यानी जो देखिए जाहिर सी बात है, अगर युद्ध होगा तो अनेक देश ही नहीं मतलब कि अनेक देशों की
आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव जरूर डालेगा, क्योंकि युद्ध में जितने भी हथियार का यूज होता है उसमें बनाने के लिए आर्थिक स्थिति भी सही होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि कई सालों तक, यानी 4 सालों तक जब तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो वहाँ की फसलें खराब हो गई, मिट्टी जो थी उपजाऊ नहीं रही, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि जब उपजाऊ नहीं रहेगी तो फसलें नहीं हो पाएगी, जब फसलें नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगेगी, अनेक प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिलेगी और आगे होता भी है। देखिए आगे 1929 आता है, एक गया नहीं कि दूसरा आ गया। 1929 में संपूर्ण विश्व को महामंदी के संकट का सामना करना पड़ा। इस महामंदी के प्रमुख कारण थे कृषि में अति उत्पादकता की समस्या और अमेरिका से लिए कर्ज के न चुका पाना। इस महामंदी ने समस्त यूरोप और अमेरिका को बुरी तरह प्रभावित किया, यहाँ तक कि भारत पर भी इसका प्रभाव हुआ। भारत के देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब जो है 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। 1945 तक यह युद्ध लगातार चलता रहा। इस युद्ध में भी अत्यंत विनाशकारी प्रभाव हुए। युद्धांतर काल में पूर्व निर्माण के कारण कार्य करना एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। इस युद्ध के बाद विश्व में दो बड़ी शक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ और संपूर्ण विश्व इन दोनों शक्तियों में खेमे में बढ़ गई। यानी देखिए जब दूसरा विश्व युद्ध होता है, 1939 ईस्वी में, 1939 से 1945 ईस्वी तक, तो इसमें दो खेमों में बढ़ जाती है। एक बढ़ता है, एक आप लोग नाम समझ रहे होंगे, अमेरिका और रूस और सोवियत संघ, जो कि आज रूस है, सोवियत संघ। यह दो खेमों में बढ़ जाता है जिससे बहुत ज्यादा क्षति होती है, बहुत ज्यादा होता है, पूरे विश्व के लिए सही नहीं रहता है। उसके बाद आता है 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान पर ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। इसके साथ ही समझौते के आधार पर विश्व की बड़ी शक्ति की आर्थिक शक्तियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु विश्व बैंक, अब यहाँ देखिए चालू होता है, जब लड़ लेते हैं उसके बाद समझ में आता है, तब फिर आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो कि विश्व बैंक IMF की स्थापना की गई। इन दोनों ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। इन दोनों संस्थाओं ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकासशील देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति हेतु नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की और इसी परिणाम स्वरूप G77 देश के नाम से विकासशील देशों का एक गठन बना। याद रखिएगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब समाप्त होता है युद्ध, उसके बाद विकासशील जो जितने भी देश थे उसमें आर्थिक उन्नति हेतु एक नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की मांग करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो है G77 देश का नाम विकासशील के लिए एक संगठन बनाया, यानी कि G17 का संगठन बनाया गया। ये रहा आपका क्विक रिवीजन। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां भी दिया गया है, महत्वपूर्ण शब्दावली। इस शब्दावली में जैसे हो गया बीटो क्या है, इसके बारे में जानकारी होगा। आयात क्या होता है, इसके बारे में। विनिमय दर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि एक नंबर के लिए आते लघुत्तरी प्रश्नों में भी पूछ सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान देते रहेंगे। बीटो किसे कहते हैं? इसे निषेधात्मक भी कहा जाता है। इसके माध्यम से एक ही सदस्य की असहमति द्वारा किसी भी प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है, इसे बीटो कहते हैं। आयात शुल्क, यह किसी देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूल किए जाने वाले एक कर होता है। यह कर शुल्क उस स्थान पर दिया जाता है जहां से
वह वस्तु देश में आती है, यानी जो वस्तु इस देश में आती है, अर्थात किसी सड़क सीमा, बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे पर यहाँ दिया जाता है। इसे बोलते हैं क्या? आयात शुल्क। विनिमय दर क्या है? इस व्यवस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा हेतु विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं के एक दूसरे से जोड़ा जाता है। यह दो प्रकार की स्थिति होती है, विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। इस यानी कि दो इसमें स्थितियां रहता है, विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। याद रखिएगा, इसको काफी अच्छा रहेगा। पहला क्या होता है? विनिमय दर। विनिमय दर स्थित विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर, यह दो प्रकार का स्थिति होती है मुद्राओं के लिए। अब आते हैं आगे, देखते हैं स्थित विनिमय दर। स्थित विनिमय दर क्या होते हैं? जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसके आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हैं तो सरकारों को हस्तक्षेप करना होता है, तो इस प्रकार के विनिमय दर को स्थित विनिमय दर भी कहा जाता है। लचीले विनिमय दर क्या? इस प्रकार की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं और मांग के पूर्ति के आधार पर सिद्धांततः सरकार के हस्तक्षेप बिना ही घटती या बढ़ती रहे, यानी इसे लचीले विनिमय दर कहते हैं, सरकार बिना हस्तक्षेप किए। वैश्वीकरण क्या है? विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया है। कौड़ियां क्या है? प्राचीन काल में पैसे मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं। कुटीर उद्योग क्या होता है? ये भी याद रखिएगा, कुटीर उद्योग क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में चलाए जाने वाले उद्योग। जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें घरों में जो चलाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग। पूंजी प्रवाह क्या है? इस प्रकार के प्रवाह को पूंजीपति अपनी पूंजी के दूर स्थित क्षेत्रों में अल्प या दीर्घ अवधि के लिए निवेश कर लेते हैं। शुल्क मार्ग क्या है? जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाली वे मार्ग न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से भी जोड़ते थे। इस मार्ग से ही चीन की पश्चिमी देशों की विशेष रूप से रेशम सिल्क का निर्यात किया जाता था। इस कारण इस मार्ग को सिल्क मार्ग भी कहा जाता है। प्राथमिक उपचार क्या होता है? उत्पादन क्या होते हैं? वे उत्पादन जो सीधे प्रकृति की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचारक, यानी प्राथमिक उत्पादन, जैसे कृषि उत्पादन, गेहूं, कपास, और खनिज उत्पादन में कोयला आदि। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद को कहते हैं वे अपनी राजनीतिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एक शक्तिशाली देश के द्वारा किसी दूसरे की आर्थिक और उनके शासन पर कब्जा करके उनका शोषण करना ही उपनिवेशवाद कहलाती है। राजनीतिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए, राजनीति व आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था और उसके शासन पर कब्जा करके उसका शोषण करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। कार्य क्या है? मैंने बता दिया है पहले ही, इसे भी देख लीजिएगा। भूमि स्वामी के दबाव में आकर वहां की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, जिसे कानून के आधार पर पाबंदी लगाई गई थी, उस कानून को ही कार्य कहते हैं। अब आते हैं होसे। त्रिनिदाद में अप्रवासी लोगों के द्वारा मुहर्रम में सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप में दिया गया था। इस मेले के ही होसे कहा गया। इसे पढ़ लीजिएगा आप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाजार निवेश क्या होता है? यह बाजार निवेश इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यह व्यापारिक स्थितियां जिनमें आपसी व्यापार में किसी देश के लाभ हो उसे व्यापारी अधिशेष कहा जाता है, यानी व्यापारी स्थिति जिसके आपसी व्यापार में व्यापार से किसी देश के लाभ हो, आपसी के कारण किसी देश का लाभ हो। ठीक, इसे देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तिथियों पर भी एक नजर मार लें। ये सब चीजें जो है कि आप लोगों को बहुत जरा जानकारी देंगी। पेपर में भी पूछ सकता है कि 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। 15वीं शताब्दी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी, 15वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी में श्रमिकों की अनुबंधन व्यवस्था का आरंभ हुआ
और 1820 ईस्वी में चीन के साथ अफीम का व्यापार शुरू हुआ। 1860 ईस्वी में दशक में संसार के बंदरगाहों पर बड़े एम्पिरियन खोले गए। 1885 में यूरोपीय शक्तिशाली के देशों में बर्लिन में बैठक होती है। 1890 ईस्वी में अफ्रीका के रिंडरपेस्ट नामक एक बीमारी फैलती है का प्रसार होती है। 19वीं सदी में अन्य उपनिवेशवाद का विस्तार होता है। 1914 से लेकर 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है। 1920 में अमेरिका के बृहद उत्पादन पद्धति के आधार पर उत्पादन का शुरू होना। 1929 में विश्व में आर्थिक महामंदी का संकट आता है। 1944 में क्या होता है, ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर विश्व के बड़े देशों का मौद्रिक एवं आर्थिक सम्मेलन बैठता है। साथ ही मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक के गठन भी होता है 1944 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा। अब आता है 1939-1945 में क्या होता है, तृतीय विश्व युद्ध होता है। 1947 में विश्व बैंक IMF और औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ करना ये किया गया था 1947 में, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब। 1949 में चीन की क्रांति होती है। प्लेट फ्लो चार्ट इसको देखने को नहीं मिलेगा, हम नहीं बनाया इसको, यहाँ से 1970 ईस्वी में क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एशिया के देशों में विस्तार। अब धीरे धीरे एशिया के देशों में विस्तार होने लगता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छे समझे होंगे, अच्छे से सुने होंगे। इसे 2 या 3 बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। और जो 11 मार्च को आपका पेपर है तो अच्छे से पेपर हल कर कराएं। और इस बार टारगेट रहेगा कम से कम 90 प्लस का रहे। और अगर इसे आप लोग सुन लेंगे तो आप लोगों को काफी मदद देगी, ये पूरा विश्वास है मुझे। और आशा करता हूँ कि आप लोग इसे बार बार सुनेंगे और अपने जो भी दोस्त लोग हैं उसके भी शेयर करें, ताकि उनको भी उद्धार हो सके। आपके साथ साथ काफी अच्छा नंबर उठने को मिलेगा। धन्यवाद। अब बस देखते रहिए स्टडी नॉलेज।